फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। EMCSC चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और इन्जॉय के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। अब आप लोगों को साइंस के क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। और अभी तक हम लोग साइंस के कई चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, जैसे जीव विज्ञान की शाखाएं, वर्ग की जैव विकास, मानव संरचना, मानव शरीर के पार्ट, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और रुधिर। ये सारे चैप्टर्स हम लोग देख चुके हैं। पादप के कार्य क्या हैं, पादप कैसे अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, भोजन बनाते हैं, और इसी क्रम में हम लोग आर्थिक वनस्पति विज्ञान को भी देख रहे हैं। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो पिछला क्लास हो चुका है उसमें आप लोग को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे और उनसे आने वाले कोई भी क्वेश्चन आप लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बस केवल आप क्या करें कि बार बार उसका रिवीजन करते रहें, बार बार उसको देखते रहें ताकि आपको भूले ना। और अब आप लोग साइंस का आंसर देते हैं तो देख के अच्छा लगता है कि आप लोग अब साइंस में भी एक्सपर्ट हो गए हैं। अभी आप लोग को इसमें भी कॉन्फिडेंस आने लगा है। बायो सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है, मतलब सब्जेक्ट है। तो इसको आप लोग इससे भागे ना और इसे डट कर सामना करें। तो चलिए इसी क्रम में हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं, जीव विज्ञान से है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान का ही है। पहला क्वेश्चन है, गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या है। आपको बताना है कि गेहूं का वानस्पतिक नाम या साइंटिफिक नेम क्या है। पहला ऑप्शन है ओराइजा सटाइवा, सेकंड है ट्रिटिकम एस्टिवम, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाए, आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया है, 3 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो जल्दी से बताइए गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है। गेहूं जो होता है ये घास कुल का 1 वर्षीय पौधा होता है और इसका जो वंश होता है वो ट्रिटिकम होता है। और जाति के अनुसार जो है वंश ट्रिटिकम को कोसा में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की जोड़ी की संख्या के आधार पर गेहूँ को कई वर्गों में बांटते हैं। जैसे ट्रिटिकम एस्टिवम को पीसिया गेहूं भी कहते हैं, ईमर गेहूं, ऐसे कई गेहूं की प्रजातियां हैं। और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है, ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो जाएगा, ट्रिटिकम एस्टिवम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको बताना है गेहूं के संबंध में कौन से कथन इसमें सत्य है, कूट में बताना है। पहला ऑप्शन है ट्रिटिकम एस्टिवम को पीसिया गेहूं के नाम से जाना जाता है। सेकंड है टेट्रापोलाइड गेहूं में से केवल टी ड्यूरम ही ऐसा गेहूं है जो सबसे अधिक उगाया जाता है। तीसरा है सूजी, सेम्या तथा वर्मिशेला टी ड्यूरम प्रजाति के गेहूं से बनाया जाता है। कूट में बताना है कौन कौन से आपके सही हैं, केवल पहला दूसरा, केवल दूसरा तीसरा, केवल पहला तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट। तो गेहूं जो है वो घास कुल का सदस्य है और 1 वर्षीय पौधा है। अभी मैंने बताया इसका जो रासायनिक नाम होता है वो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। और ये जो ट्रिटिकम एस्टिवम है इसको पीसिया गेहूं भी कहते हैं, पीसिया गेहूं भी कहते हैं। तो ये आपका पहला राइट हो गया। और जो है ये संसार के लगभग सभी भागों में उगाया जाता है। ये जो पीसिया गेहूं है इसे ब्रेड बीट भी कहते हैं, सॉफ्ट बीट भी कहते हैं, और ये संसार के सभी भागों में उगाया जाता है। और ये आपका पहला सही हो गया। दूसरा है टेट्राप्लाइड गेहूं में से केवल टी ड्यूरम ही ऐसा पौधा गेहूं है जो सबसे अधिक उगाया जाता है। टी ड्यूरम जो होता है इसको मार्कोनी गेहूं भी कहते हैं। आप सुने होंगे मार्कोनी गेहूं इसी को कहते हैं और ये जो है सबसे अधिक उगाया जाता है। तो आपका सेकंड भी राइट हो गया। थर्ड जो है, और इसे मार्कोनी गेहूं जो होता है इसे सख्त या कठिया गेहूं के नाम से भी जानते हैं। और सूजी, सेम्या और बर्मिशेला जो है इसी प्रजाति के गेहूं से बनाया जाता है। तो आपका तीनों का तीनों राइट हो गया। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, 1 2 व 3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में कौन सा गेहूं उगाया जाता है। आपको बताना है कि दक्षिणी भारत के कुछ क्षेत्रों में कौन सा गेहूं उगाया जाता है। पहला पीसिया गेहूं, सेकंड काठिया गेहूं, थर्ड है ईमर गेहूं, फोर्थ है उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो पीसिया गेहूं किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया कि पीसिया गेहूं जो होते हैं ये ट्रिटिकम एस्टिवम को कहते हैं। और काठिया गेहूं किसे कहते हैं, काठिया गेहूं टी ड्यूरम या माइक्रोनी गेहूं को कहते हैं, काठिया गेहूं। और ईमर गेहूं जो होता है यही दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में उगाया जाता है। दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों में जो उगाया जाने वाला गेहूं है वो ईमर गेहूं है, आपका ईमर। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। धोए और पकाए हुए चावल में किन पोषक तत्वों की मात्रा क्षीण हो जाती है।
चावल जो होता है उसको धुलने से या पकाने से उनमें किन पोषक तत्वों की मात्रा कम हो जाती है? पहला ऑप्शन है थायमिन, जिसे विटामिन B1 भी बोलते हैं। दूसरा है निकोटिनिक अम्ल, जिसे विटामिन B3 भी बोलते हैं। थर्ड है 1 व 2 दोनों। फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है? विटामिन B1 जो है थायमिन होता है, इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन होता है। और इसकी कमी से क्या क्या होता है हम आपको बताए थे, जल्दी से कमेंट कीजिए। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है और विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि कौन सा आंसर इसका क्या सही हो सकता है। तो विटामिन B1 जो होता है ये फंक ने सन 1912 में चावल की छीलन से तैयार किया था। और यह जो है अनाज के छिलकों, मांस, मेवा, सोयाबीन, मछली, अंडों आदि से विटामिन B1 मिलता है। और इनकी कमी से हमारा जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है ये कमज़ोर हो जाता है, इसकी मांसपेशियां बिगड़ जाती हैं और लकवे के शिकार हो जाते हैं। और विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग भी हो जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। सेकंड है निकोटिनिक अम्ल, जिसे विटामिन B3 कहते हैं। इसे विटामिन PP भी कहते हैं और इसे नियासिन भी कहते हैं। और ये जो है ताज़ा मांस, जिगर, मछली, अंडों, दूध, मटर, मेवा, फलियों आदि में पाया जाता है। और इनकी कमी से पेलाग्रा नामक रोग हो जाते हैं, जिसमें जीभ व त्वचा पे दाने पपड़ियाँ पड़ जाती हैं, पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाता है, अतिसार हो जाता है और कभी कभी तंत्रिका तंत्र के छीड़ हो जाने से पागलपन भी हो सकता है। तो आपका ये भी हो गया। तो धोए और पकाए हुए चावल में विटामिन B1 और विटामिन B3 तत्वों की मात्रा छीड़ हो जाती है। अगर हम चावल को ज़्यादा धुल देते हैं तो आपके ये दोनों जो तत्व हैं वो उसमें से नष्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। दाने की भूसी के नीचे पाए जाने वाली एल्यूरोन परत में मुख्यतः कौन से खाद्य तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है थायमिन, पहला ऑप्शन प्रोटीन, सेकंड ऑप्शन थायमिन, थर्ड ऑप्शन लोहा, फोर्थ ऑप्शन फास्फोरस। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? दाने के भूसी के नीचे की बात कर रहा, मान लीजिए ऐसे ये चावल है या गेहूँ मान लीजिए, उसके ऊपर ऐसे भूसी होता है, ये येलो कलर का होता है, उसके अंदर वाइट कलर का होता है। मैंने कल आपको बताया था, कल वाले वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा फिर से एक बार। सबसे ऊपरी पार्ट जो होता है इसको भूसी कहते हैं और ये जो गेहूं में पीला पार्ट होता है उसको भ्रूणपोष कहते हैं और जो उसके अंदर वाइट वाला पार्ट होता है उसे भ्रूण कहते हैं। तो आपको बताना है कि दाने के भूसी के नीचे वाली परत, ये जो बीच वाली परत है, ये एल्यूरोन परत में बनी होती है। तो इसमें किस तत्व की प्रचुर मात्रा होती है? तो ऑप्शन है प्रोटीन, थायमिन, लोहा, फास्फोरस, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है राइट हो जाएगा। इसमें प्रोटीन भी होता है, थायमिन भी होता है, लोहा भी होता है, फास्फोरस भी होता है। ओके, और देखिए ऐसे जैसे गेहूं की संरचना होती है ऐसे चावल की भी होती है। चावल जो आपका भूसी के साथ निकलता है वो येलो कलर में होता है। फिर उसको जब उसको फैक्ट्री वगैरह में उसको शुद्ध किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, तब उसका कलर वाइट हो जाता है और उसकी ऊपरी परत निकल जाती है। इसी वजह से धुले हुए चावल को ज़्यादा धुलने या उसको ज़्यादा बॉयल करने से उसकी जो थायमिन गुण होता है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फिफ्थ जो है ये राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल कौन सा है? आपको बताना है पूरे विश्व का जो पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल है वो कौन सा है? सुगंध पूसा 460, पुष्पा पूसा 1465, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये सुगंध पूसा 1460 जो है ये संसार का पहला सुपर फाइन बायोटेक चावल है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, गेहूं के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 60 से 70%, 65 से 75%, 55 से 50%, 40 से 55%। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? गेहूं में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? तो गेहूं क्या होता है, घास कुल का एक वर्षीय पौधा होता है और इसका वंश जो होता है ये ट्रिटिकम जाति का होता है। और अभी मैंने बताया कि जो इनका वनस्पतिक नाम है वो ट्रिटिकम एस्टिवम है। ट्रिटिकम एस्टिवम को ही पिसिया गेहूँ भी कहते हैं और संसार के लगभग ये सभी भागों में यही गेहूँ, पिसिया गेहूँ, उगाया जाता है। और जो मार्कोनी गेहूँ होता है उसे काठिया गेहूँ के नाम से भी जाने जाते हैं। और गेहूँ में जो है आपका कितने परसेंट, उसके दाने में कितने परसेंट पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट? तो जल्दी से आप बताइए। तो गेहूं का जो दाना होता है उसमें 8 से
15%, 8 से 15% प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 65 से 75% होती है। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है 65 से 75% होती है। फैट जो होता है 1.5% होता है और खनिज जो होता है वो 2.0% होता है। तो आपको आंसर पता चल गया होगा कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। गेहूं के दानों में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 65 से 75% होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं की पिसाई के बाद किस विटामिन का ह्रास हो जाता है? आपको बताना है कि गेहूं पिसने के बाद उसमें किस विटामिन की कमी हो जाती है। पहला ऑप्शन है जल में घुलनशील विटामिन, सेकंड है वसा में घुलनशील विटामिन, थर्ड है 1 व 2 दोनों, फोर्थ है ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो गेहूं में जो होता है वो विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन B6 और ई पाया जाता है। विटामिन B1 जो होता है उसको थायमिन कहते हैं, विटामिन B2 जो होता है उसको राइबोफ्लेविन कहते हैं, विटामिन B6 जो होता है उसको पायरिडॉक्सिन कहते हैं और विटामिन ई जो होता है उसे टोकोफेराल कहते हैं। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? आपका विटामिन बी और सी जो होता है ये जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है ADEK होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी, और जल में वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो ADEK होता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग हो सकता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन या नपुंसकता हो जाती है और विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका हो सकता है। तो वसा में जो घुलनशील विटामिन होते हैं ये गेहूं की पिसाई के समय नष्ट हो जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है? आपको बताना है हरित क्रांति का जो सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा है। चावल, गेहूं, रागी, मक्का। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो भारत में जो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पे पड़ा है, गेहूं पे। ओके, तो आपका गेहूं सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है? आपको बताना है गेहूं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। जेंथ्रोफिल, एंटोसाइनिन, कैरोटीन, उपर्युक्त सभी। तो जल्दी से कमेंट कीजिए गेहूं में कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। आपको जेंथ्रोफिल, जेंथ्रोफिल जो होता है ये हल्दी में भी पाया जाता है, हल्दी में भी पाया जाता है ये। एंथोसाइनिन जो होता है ये सेब में होता है, सेब में जो लाली का कारण होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। कैरोटीन जो होता है उसमें गाजर में कैरोटीन पाया जाता है। और जेंथ्रोफिल जो है ये हल्दी और गेहूं में भी पाया जाता है। तो गेहूं में जो पिगमेंट पाया जाता है वो जेंथ्रोफिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं के प्रोटीन में किस आवश्यक अमीनो एसिड का अभाव होता है? आपको बताना है कि गेहूं के प्रोटीन में किस आवश्यक अमीनो एसिड का अभाव होता है। लाइसिन, थ्रियोनिन, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो गेहूं के जो प्रोटीन में ना ये लाइसिन और थ्रियोनिन ये दोनों अमीनो एसिड का अभाव होता है, ये दोनों उसमें नहीं पाए जाते हैं गेहूं के प्रोटीन में। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। नेक्स्ट देखते हैं। अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अंकुरित गेहूं में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। विटामिन ई, विटामिन सी, 1 व 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है अंकुरित गेहूं में? तो आपका इसमें जो है विटामिन ई भी पाया जाता है, विटामिन सी भी पाया जाता है। विटामिन सी में जो होता है सबसे पहले जो विटामिन की खोज हुई थी तो विटामिन सी की ही हुई है और इसका जो प्रमुख कार्य होता है वो ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखना होता है और इनकी जो कमी से होता है स्कर्वी नामक रोग हो जाता है जिसमें घाव नहीं भरते हैं और हड्डी भी कमज़ोर हो जाती है, दांतों की वृद्धि भी रुक जाती है और टूटी हड्डी का जुड़ना भी इससे हो सकता है। तो आपका विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। और विटामिन ई की कमी से आपको पता ही होगा कि प्रजनन क्षमता घट जाती है विटामिन ई की कमी से।
और ये तेल, गेहूँ, सोयाबीन और अंडों की जर्दी में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा, 1 व 2 दोनों। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, संपूर्ण मक्का किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है? आपको बताना है जो मक्का है वो किस विटामिन का प्रमुख स्रोत है। विटामिन B1, विटामिन B6, विटामिन B5, उपर्युक्त सभी। और विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक बोलते हैं। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है राइट आपका। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। संपूर्ण मक्के में जो होता है ये आपका थायमिन भी होता है, पायरिडॉक्सिन भी होता है, पेंटोथेनिक अम्ल का ये अच्छा स्रोत होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो जाएगा। और मक्का का जो दाना होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट 79% होता है, और प्रोटीन जो होता है वो 5 से 12% होता है। वसा जो होता है वो 5% होता है, और उसका जो वेस्ट या राख निकलता है वो 2% होता है। और ये जो है धान फसलों के मुकाबले इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। ये आपका पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको ध्यान से याद रख लीजिएगा कि कौन सा फसल है जिसमें तीनों विटामिन पाए जाते हैं। ओके, तो आपका मक्का हो जाएगा, और मक्का जो है C4 पौधा है। ओके, इसका वानस्पतिक नाम जिया मेज है। आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, किस फसल को अनाजों की रानी की संज्ञा दी गई है? आपको बताना है कि किस फसल को अनाजों की रानी की संज्ञा दी गई है। चावल, गेहूं, मक्का, जई। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो ये मक्का जो होता है इसमें अभी मैंने बताया कि थायमिन, पायरिडॉक्सिन और पेंटोथेनिक अम्ल का अच्छा स्रोत होता है, और इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। और C4 का पौधा भी होता है। इसका वानस्पतिक नाम जो होता है वो जिया मेज होता है, और इसे अनाजों की रानी की उपमा भी दी गई है। ये भी आपका पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आपका मक्का जो है राइट हो जाएगा। और मक्का का प्रयोग जो होता है ये बायोडीजल के उत्पादन में भी किया जाता है। इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पाई कॉर्न से होती है। मक्का जो है खरीफ, रबी, जायद तीनों ऋतुओं में उगाया जाने वाला पौधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सी फसल तीनों ऋतु में उगाया जा सकता है? पहला ऑप्शन चावल, सेकंड गेहूं, थर्ड मक्का, फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि कौन सी फसल है जो तीनों ऋतुओं में उगाया जाता है, रबी, खरीफ और जायद। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। मक्का जो है ये तीनों ऋतुओं में उगाया जाने वाला फसल है, और ये जो है जायद में जब उगाया जाता है तो ये चारे के रूप में इसको उगाते हैं। और मक्का जो है एक उभयलिंगी श्रेयी पौधा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो गया, मक्का। नेक्स्ट देखते हैं, मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? मक्के के दाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 90%, 70%, 79%, 40%। तो जल्दी से आंसर बताइए। अभी मैंने आपको इसका भी आंसर बता दिया है, तो आप लोग लेट मत कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो मक्के के दाने में जो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है वो 79% होती है। प्रोटीन जो होता है 5 से 12% होता है, और आपका फैट इसमें जो होता है 5% होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है ये राइट हो जाएगा, 79%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन उभयलिंग श्रेयी पौधा है? उभयलिंग श्रेयी पौधा है मडुआ, काकून, ज्वार, मक्का। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उभयलिंगी पौधा क्या होता है? जिसमें एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं, लेकिन जो मक्का होता है उसमें पर परागण होता है, और इसके जो नर पुष्पक्रम होते हैं उसको टेशल कहते हैं, और पौधे में टेशल को हटाने के लिए डिटेशलिंग कहा जाता है। और स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिसे सिल्क कहा जाता है, और मक्के में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको जिन कहा जाता है। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 4 जो राइट हो जाएगा, मक्का। और मडुआ क्या होता है? मडुआ को रागी भी कहते हैं, और ये ग्रेमनी कुल का पौधा है, और इनकी जो खेती होती है वो दाना प्राप्त करने के लिए किया जाता है, और दाने के साथ यह फसल जो होते हैं जानवरों के चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और दाने का प्रयोग भोजन तथा औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। इसके दाने को पीसकर आटा तैयार करके रोटी भी बनाई जाती है, और दाने को उबालकर चावल के रूप में भी खाया जाता है। और इसके जो दाने हैं वो उत्तम गुण वाले शराब भी बनाए जाते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में यह जो फसल है ये जनता के लोगों का मुख्य भोजन है आपका। तो आपका मडुआ आपको पता चल गया होगा मडुआ क्या होता है, जिसे रागी भी कहते हैं।
अगला इसमें काकून है। काकून क्या होता है? कांगनी या काकून कहते हैं इसे। इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो सिटेरिया इटैलिका होता है। ये भी ग्रेमिनी कुल के पौधे होते हैं और इनकी भी खेती दाना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। और इनके जो दाना का प्रयोग होता है वो रोटी बनाने के लिए किया जाता है और इसको दूध में उबाल कर भी खाया जाता है। और इसका भी प्रयोग शराब बनाने के लिए, चिड़ियों को चुगाने के लिए किया जाता है। और इसके दाने में जो है 12.3% प्रोटीन होता है। काकून के जो दाने होते हैं उसमें 12.3% प्रोटीन होता है, 60.6% कार्बोहाइड्रेट होता है, 4.7% वसा होता है और 3.2% खनिज पाए जाते हैं। ओके, तो आप काकून के बारे में भी समझ गए क्या होता है, मंडुआ भी जान गए क्या होता है। और ज्वार जो होता है, ज्वार को काफिर कार्न कहते हैं और यह जो है दक्षिण भारत में विशेष रूप से ज्वार की खेती दाने के लिए किया जाता है। और मनुष्य जो है ज्वार का जो प्रयोग करता है वो आटे के लिए करता है, गेहूं के आटे के समान इसकी रोटी बनाने के लिए करता है। कुछ स्थानों पे ये ज्वार जो है इसके दाने को उबाल कर भी खाया जाता है। तो आपको इसमें मंडुआ भी पता चल गया, काकून भी पता चल गया, ज्वार भी पता चल गया, मक्का भी पता चल गया। तो आपका उभयलिंग श्रेयी पौधा कौन सा हो गया? मक्का हो गया। ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? आपको बताना है ज्वार में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। 74%, 10.4%, 1.9%, 2.5%। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो ज्वार को काफिर कार्न भी कहते हैं और वनस्पति शास्त्र में इसे सोरघम बल्गेरी या माइलो भी कहा जाता है। और दक्षिण भारत में विशेष रूप से ज्वार की खेती दानों के लिए किया जाता है और मनुष्य ज्वार के आटे का प्रयोग गेहूं के आटे के समान ही रोटी बनाने के लिए भी करते हैं। कुछ स्थानों पे इसके दाने को उबाल कर भी खाया जाता है और इसका उपयोग जो है ज्वार के दाने का प्रयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पदार्थ बनाने के लिए भी किया जाता है। और इसमें जो पाया जाता है प्रोटीन वो 10.4 10.4% जो होते हैं प्रोटीन होते हैं। फैट जो होते हैं 1.9% होते हैं और खनिज पदार्थ 1.8% होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा होती है वो 74% होता है। 74% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, 1.9% खनिज पदार्थ की होती है और 10.4% जो होता है ये प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है ये राइट हो जाएगा, 10.4%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। माइलो किस अनाज की संज्ञा है? आपको बताना है माइलो किस अनाज के नाम से जाना जाता है। माइलो नाम किस अनाज का है? मक्का, ज्वार, रागी, बाजरा। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ज्वार को काफिर कार्न भी कहते हैं और वनस्पति शास्त्र में इसे सोरघम बल्गेरी या माइलो भी कहते हैं। और ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से ज्वार की खेती की जाती है। मनुष्य जो इसको आटे के रूप में प्रयोग करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा, ज्वार। ज्वार को माइलो नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस अनाज के ज़्यादा सेवन से पेलाग्रा नामक बीमारी का प्रकोप होता है? किस अनाज का आप ज़्यादा सेवन करते हैं जिससे पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है? मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी। तो जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो अभी मैंने बताया कि ज्वार जो होता है ये काफिर कॉर्न होता है। वनस्पति शास्त्र में इसे सोरघम बल्गेरी या माइलो कहते हैं। इसका प्रयोग जो होता है गेहूं के आटे के लिए किया जाता है। आटे का प्रयोग किया जाता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है 10.4%, फैट जो होता है 1.9%, खनिज जो होता है 1.8%, कार्बोहाइड्रेट 74% होता है। और इसमें जो अमीनो अम्ल जो होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, 1.4 से 1.70% होती है। और ल्यूसिन जो अमीनो अम्ल में जो ल्यूसिन पाया जाता है, ल्यूसिन की अधिक मात्रा के कारण ही अधिक ज्वार खाने वाले लोगों में पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट हो जाएगा। ज्वार में ल्यूसिन नामक अमीनो अम्ल पाया जाता है और जिसका सेवन ज़्यादा करने से पेलाग्रा नामक रोग हो जाता है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। ज्वार की प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल की मात्रा कितनी % पाई जाती है? आपको बताना है लाइसिन या ल्यूसिन। कहीं कहीं ल्यूसिन लिखा होगा, कहीं कहीं लाइसिन लिखा होगा कि उसमें
प्रोटीन की मात्रा कितने परसेंट होती है? 1.4 से 2.4%, 2.5 से 3.0%, 4.0 से 5.5%, 1.4 से 4.0%। तो जल्दी से बताइए कितना हो सकता है। तो ज्वार में जो प्रोटीन में लाइसिन अमीनो अम्ल की जो मात्रा होती है वो 1.4 से 2.4% होती है, और ल्यूसीन की अधिक मात्रा होने से ही पेलाग्रा नामक रोग होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, 1.4 से 2.4%। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बाजरा को और किन नामों से जाना जाता है? आपको बताना है कि बाजरा को और किन नामों से जाना जाता है। तो बाजरा का जो ऑप्शन है पर्ल माइलेट, सेकंड है वलरस माइलेट, थर्ड है एक व दो दोनों, फोर्थ है ना तो एक ना तो दो। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है, ऑप्शन कौन सा राइट हो सकता है। बाजरा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बाजरा जो होता है इसका जो वनस्पतिक शास्त्र की भाषा में पैनीसेटम अमेरिकानम कहा जाता है। पर्ल माइलेट, वलरस माइलेट या स्पिक्ड माइलेट इसकी जो है अन्य उप नाम है इसके। और हमारे देश में जो गरीब जनता होती है बाजरे के दाने का जो प्रयोग करते हैं मुख्य रूप से भोजन के लिए करते हैं। और उत्तरी भारत में जाड़ों के दिनों में बाजरा रोटी के लिए अधिक प्रयोग किया जाता है। कुछ स्थान पर दानों को उबाल कर भी खाया जाता है और बाजरे की बाल को भून कर भी खाया जाता है। बाजरे में जो प्रोटीन होता है वो 11.6% होता है, और फैट जो होता है 5% होता है, कार्बोहाइड्रेट 76% होता है, और खनिज की जो मात्रा होती है वो 2.7% होता है। और बाजरे में विटामिन ए और विटामिन बी भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। और इसके जो पौधे का प्रयोग होता है वो हरे तथा सूखे रूप में जानवरों को खिलाने के लिए किया जाता है, और चारे के लिए इसमें बाल आने से पूर्व ही काटकर हरी अवस्था में ही जानवरों को खिला दिया जाता है। और दाने की जो फसल की कटाई होती है बालियों के पकने के बाद भी की जाती है, और इस फसल की जो सूखी कड़वी जानवरों को खिलाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसकी जो फसल होता है उसको जानवर को भी खिलाने का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड जो है राइट हो जाएगा। पर्ल माइलेट और वलरस माइलेट दोनों ही बाजरा का उपनाम है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गेहूं में रोटी बनाने का गुड़, गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ है। पहला ऑप्शन ग्लूटीन, सेकंड है ग्लोबुमिन, थर्ड है ग्लाइसिन, फोर्थ है लाइसिन। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। गेहूं की रोटी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपका ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, ग्लूटीन। ग्लूटीन जो होता है, एक मिनट, हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो राइट हो जाएगा ग्लूटीन। ये जो होता है बेकरी गुड़ के कारण भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बिस्किट बनाने में भी किया जाता है। तो ग्लूटीन जो है ये गेहूं की रोटी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ग्लूटीन के कारण ही हमारी रोटी फूलती है। जो उसमें फूलना आता है ना, फूलने वाली क्रिया होती है वो ग्लूटीन के कारण ही होती है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा लघु खाद्यान्न मधुमेह रोगियों के लिए उत्तम आहार है? पहला ऑप्शन रागी, सेकंड बाजरा, थर्ड गेहूं, फोर्थ काकून। तो जल्दी से आंसर दीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। मधुमेह रोगियों के लिए कौन सा खाद्यान्न उत्पाद है इसमें से? तो मांडुआ या रागी जो होता है ना, इसे फिंगर माइलेट या बर्ड्स फूट माइलेट भी कहते हैं, और ये जो है ग्रैमनी कुल का पौधा है। इसकी जो खेती होती है वो दाना प्राप्त करने के लिए किया जाता है। दाने के साथ इसके फसल जानवरों के चारे के लिए भी प्रयोग किया जाता है, और दाने का जो प्रयोग होता है भोजन तथा औद्योगिक रूप में भी किया जाता है। इनके दाने को पीसकर आटा तैयार करके रोटी भी बनाई जाती है, और कहीं कहीं दाने को उबालकर चावल की तरह भी खाया जाता है। और इनके दानों से उत्तम गुण वाले शराब भी तैयार किए जाते हैं, और पहाड़ी क्षेत्रों में ये लोगों का मुख्य भोजन है। दक्षिण भारत में इसे केक, पुडिंग या मिठाई आदि बनाने के लिए भी करते हैं, और इसके अंकुरित बीजों से माल्ट बनाते हैं जो शिशु आहार तैयार करने में काम आता है। मधुमेह रोगियों के लिए ये उत्तम आहार है क्योंकि इसमें प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो 7.2% होती है प्रोटीन, 72.7% जो होता है कार्बोहाइड्रेट, 1.3% जो होता है ये फैट होता है, और 2.24% जो होता है ये खनिज होता है। और इसके साथ साथ इसमें फास्फोरस, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन बी भी पाए जाते हैं। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट हो जाएगा, रागी या मांडुआ। ये जो होता है ये शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फूड है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और आज का लास्ट क्वेश्चन, किस लघु खाद्यान्न की उपमा इटालियन मिलेट है? आपको बताना है किस खाद्यान्न की उपमा जो है इटालियन मिलेट है। बाजरा, काकून, रागी, चीना। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा ऑप्शन आपका राइट हो सकता है। तो आपका काकून या
कांगनी इसको जो बोलते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है काकुन या कांगनी, इसी को इटालियन मिलेट या फॉक्सटेल मिलेट भी कहा जाता है और इसका जो वानस्पतिक नाम होता है वो सिटेरिया इटैलिका होता है और ये भी ग्रेमिनी कुल के पौधे हैं। इनकी भी खेती दाना उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और दाने का प्रयोग रोटी बनाने के लिए किया जाता है और इनके साथ ही इसे दूध में उबाल कर खाया भी जाता है और दाने का प्रयोग शराब बनाने और चिड़ियों को चुगाने के लिए किया जाता है। इसमें जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 12.3% प्रोटीन होता है, 60.6% कार्बोहाइड्रेट, 4.7% फैट और 3.2 या 3.2% जो होता है वो खनिज पाए जाते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है ये राइट हो जाएगा, काकून। ओके, तो इस प्रकार फ्रेंड आज का सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा और आप लोग एंजॉय के साथ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो वीडियो में आप कमेंट जरूर करें कि आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाए हैं। इतने दिन से आप लोग बायो पढ़ रहे हैं तो बायो में आप लोग का कितना कमांड हुआ, कितने क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल फ्रेंड्स।